प्रणाम। मनीष ओझा, ग्राम पोस्ट बड़का सिंगनपुरा, थाना सिमरी, जिला बक्सर। अभी तत्काल एट प्रेजेंट पुनाई चक पटना 23। आप सबों के बीच में एक बड़े ही खूबसूरत जोड़ी शिल्पी गौतम के नाम से जो जाना जाता था, बड़ा ही फेमस केस था 97 का, उसकी छोटी सी चंद कहानी जो है आप लोगों के बीच में हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि इस किस्से से, इस कहानी से मेरा बड़ा ही करीबी का रिश्ता रहा है। बड़े करीबी से हम अपने बड़े भाई गौतम भैया जी को भी देखे थे और शिल्पी जी को भी देखे थे। तो सोचिए कि आज छोटे से हम लोग का डिस्क्रिप्शन आप लोगों के बीच में अपने जानकारी में जो है 97 का है। उस समय 27 साल के खूबसूरत शब्द सही नहीं रहेगा, एक स्मार्ट हैंडसम नौजवान लड़का, और उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी शिल्पी, जिनका नाम था। पटना विमेंस कॉलेज से पास आउट थी, मिस पटना भी रही थी, बहुत ही खूबसूरत। स्टेशन पे उनके पिताजी का पुराना खानदानी दुकान था, कमला स्टोर के नाम से जो जाना जाता था। उनकी ही बेटी थी शिल्पी जी, शायद उनका एक भाई भी था। ये घटना का शुरुआत ऐसे होता है कि शिल्पी अपने कॉलेज के लिए निकलती है, अपने घर से ट्यूशन के लिए निकलती है अपने घर से निकलने के दरमियान रास्ते में वो किसी ऑटो का इंतजार कर रही होती है या रिक्शा का, जिसके माध्यम से वो अपने इंस्टीट्यूशन में पहुंच सके। अचानक गौतम भैया के एक मित्र वहां पे आते हैं, उनके परिचित जो कॉमन फ्रेंड थे, उन दोनों को जानते थे। उनको लिफ्ट के लिए ऑफर करते हैं और जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं आप बैठो, हम चलो हम आपको ड्रॉप कर देंगे। और कॉमन फ्रेंड होने के चलते शिल्पी थोड़ा सा नॉर्मल हुई और उनके साथ गाड़ी पे लिफ्ट पे बैठ गई। ये कहानी जो हम आपको बता रहे हैं वो कोई हम अभी तक यहाँ देखे नहीं थे, लेकिन उस समय यही कहानी उभर करके आया था कि उस गाड़ी में वो लिफ्ट के तौर पे वहां पे बैठी थी। बैठने के बाद वो गाड़ी इंस्टीट्यूशन न जा करके वो पहुंच गया फुलवारी शरीफ के एक गेस्ट हाउस हुआ करता था। वो गेस्ट हाउस बड़ा बदनाम भी था उस जमाने में। उस गेस्ट हाउस में पहुंचा, क्योंकि वो दौर बड़ा ही भयानक दौर था। उस दौर से बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई वाकिफ था कि वो दौर कैसा चल रहा था। लालू जी का पीरियड खत्म हो गया था, राबड़ी जी उस समय मुख्यमंत्री थी। उस समय बोलबाला के रूप में राबड़ी जी के भाई साधु जी का एक अच्छा जलवा था, और उनके जलवा से पूरे बिहार के हम सभी बिहारवासी पूर्व से अवगत हैं। तो गाड़ी वहां पे पहुंची, शाम तक अगर नहीं बच्ची पहुंची घर, तो उनके पिताजी भाई सब लोग बड़े बेचैन हुए। खोजने का कोशिश किया गया, गौतम जी से भी संपर्क हुआ, और लड़का बताया कि चलो वहां पे गेस्ट हाउस पे, गौतम जी भी वहीं पे हैं, वहीं पे क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का उतना जमाना नहीं था, नेटवर्क मोबाइल वगैरह हुआ नहीं करता था, तो उसमें जानकारी नहीं हो पाया था, गौतम जी से शिल्पी की बात नहीं हो पाई थी। लेकिन गौतम जी का ही माध्यम बना करके उनके फ्रेंड ने शिल्पी को फुलवारी गेस्ट हाउस लेकर चला गया। फुलवारी गेस्ट हाउस जाने के बाद पिताजी लोग उनके शाम तक खोजे, कोई खबर नहीं मिला। फिर पुलिस में रिपोर्ट आया, गौतम जी से भी खबर लेने की कोशिश की गई, तो गौतम जी भी अपने माध्यम से संपर्क करना शुरू कर दिए। संपर्क के दरमियान उन्हें पता चला कि वो फुलवारी शरीफ गेस्ट हाउस में पहुंची है। तो गौतम जी तो पूर्व से जानते थे कि फुलवारी शरीफ गेस्ट हाउस पहुंचने का मतलब क्या होता है। वो भी भागे 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 उस गेस्ट हाउस पे पहुंचे। उस गेस्ट हाउस पे पहुंचने के बाद वहां पे देखें कि उनकी शिल्पी के साथ, जैसा कि मतलब पता चला था उस साथ कि शिल्पी जी के साथ कई लोग मिल करके अभद्र हरकत कर रहे थे। गौतम जी उनके बचाव में आए। तो गौतम जी जब बचाव में आए तो उसकी और उनके लोगों की नाराजगी गौतम जी पे भी पड़ी। उसके बाद का कहानी वहां तक खत्म हो जाता है, फुलवारी शरीफ गेस्ट हाउस का। नेक्स्ट डे प्रशासन को पता नहीं चला, दूसरे दिन भी प्रशासन नहीं चला, तीसरे दिन शायद जाकर पता चला कि एक गाड़ी है गांधी मैदान के पास एक अपार्टमेंट के नीचे में पड़ी है, और उस गाड़ी के गैरेज में गाड़ी खड़ी थी। वहीं पे प्रशासन को खबर दिया गया, प्रशासन पहुंचा। प्रशासन जब वहां पे पहुंचा, गांधी मैदान थाना, तो वहां देखता है कि उसमें गाड़ी में अंदर 2 व्यक्ति का अर्धनग्न कपड़ों के साथ मृत लाश पड़ा हुआ है, मृत बॉडी पड़ा हुआ था।
वो बॉडी का शिनाख्त हुआ। वो बॉडी का शिनाख्त में पता चला कि वो बॉडी जो है शिल्पी और गौतम, जिनके पिताजी कमला स्टोर वाले थे, और गौतम जी के पिताजी, गौतम भैया यहाँ अकेले रहा करते थे पटना में। उनके पिताजी डॉक्टर थे, वो फॉरेन में रहते थे, यहाँ पर वो अकेले रहते थे। और गौतम जी का एक और चीज बता देते हैं, गौतम जी की बहुत ज्यादा करीबी संबंध, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे, राजनीति करना चाहते थे, और साधु यादव से उनकी काफी करीबी संबंध थे, काफी ज्यादा करीबी संबंध थे। एक पार्टी में, एक कॉमन पार्टी में पूर्व में गौतम भैया अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पी को उन लोगों से मिलवा भी चुके थे। हो सके कि मिलवाना ही उनके लिए जी का काल बना हो। तब जाकर के वहां से बॉडी जब शिनाख्त हो जाता है, और फिर भी देखिए वहां पे पुलिस क्या गलती करती है। पुलिस वहां पर उस गाड़ी को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए कोई चीज नहीं की है, अपने से ड्राइवर रख करके, ये नहीं कि उसको किरान से उठा करके थाना नहीं ले गई, ड्राइव करवा करके भिजवाई, ताकि उसमें भी जो शिनाख्त हो सकता था, जांच के दरमियान कुछ सुराग मिल सकता था, उस सुराग को भी लिपापोती कर दिया गया था। दूसरा चीज, उस स्थिति में वहां पर बताया गया, फिर अब पुलिस अनुसंधान की बात बता रहे हैं कि लड़का लड़की को सुसाइडल केस घोषित कर दिया गया कि वो जहर खा करके, शायद वो सल्फास वगैरह जो होता है अनाज में डालने, वही वाला जहर हमको जहां तक याद है कि वही खा करके बताया लो कि लड़का लड़की मर गया है दोनों प्रेम में। लेकिन बात ऐसा नहीं था। अगर ऐसी बात हुई रहती तो वो दोनों बिना कपड़े का अर्धनग्न स्थिति में क्यों थे? शिल्पी के शरीर पे जो टी शर्ट था, उस टी शर्ट पे, वो टी शर्ट शायद गौतम भैया का था, वो गौतम भैया का टी शर्ट शिल्पी के शरीर पर डाला गया था। दूसरा, शिल्पी के शरीर पे सीमेंस का जो दाग था, धब्बा था, उसके है, लेकिन बहुत लोगों का वो सीमेंट था। वो फोरेंसिक जांच में उसको देखिए कितना तरीके से बदल जाता है। उसमें कहा जाता था कि वो सीमेंट का जात नहीं है, वो पसीने का दाग था, पसीने का दाग था, और उसमें बता रहा था कि वो सिर्फ गौतम का। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि एक कपड़ा पे अगर सीमेंस काफी लोगों का था और वहां पर उसको पसीने का बता दिया गया, और दूसरा बता दिया गया कि गौतम जी के साथ ही था। ठीक है, गौतम जी का ही था। तो दोनों जब अगर एक साथ रिलेशनशिप में थे और उस समय जो इस स्थिति में पाए गए, उसके बाद उनको सल्फास खा के मरने की स्थिति कैसे हो गई दोनों को साथ में? दूसरा चीज, अगर सल्फास खा के मरे भी तो जिस गैरेज में थे, वो गैरेज फिर अंदर से ना होकर के वो बाहर से कैसे बंद था? दूसरा चीज, प्रशासन को उस पर जांच करने के लिए तुरंत उस गाड़ी को किरान से हटाना चाहिए था। वो अपने ड्राइवर से ड्राइव करवा करके थाने पर क्यों ले जाया गया? हो सके कि उसके स्टेयरिंग का, उसके हैंडल पे अगर जांच हुआ रहता तो पता चलता है कि नहीं, कहीं से फिंगरप्रिंट किसी का निकल के आता। मोरलेस ये कहानी रहा कि उनको सोसाइटल केस में तब्दील कर करके, उसके बाद बहुत ज्यादा किरकिरी होने के बाद, प्रेशर आने पर, यहां तक हमको याद है कि सीबीआई जांच भी हुआ था, उस पर बैठा था। लेकिन सीबीआई जांच भी, अब तो जानते हैं कि सीबीआई जांच का क्या मतलब रिजल्ट आता है। वो भी धीरे धीरे बिहार सरकार के जो प्रशासन थे, जिनका उनका रिपोर्ट था, उसी पे करते 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 मोरलेस हमको लगता है कि 10 से 12 साल का, एग्जैक्ट याद नहीं है, सीबीआई भी वही रिपोर्ट दे करके कि सीमेंस एक ही आदमी का था, सुसाइडल केस है करके केस को क्लोज कर दिया। इसके बाद एक और किस्सा हुआ यहाँ पे। तो देखिए, प्री प्लान उस लड़की शिल्पी के साथ साधु यादव जी और उनके साथियों का माध्यम बना करके फुलवारी में बलात्कार तो हुआ ही था। बलात्कार के बाद प्री प्लान तरीके से गौतम जी और शिल्पी जी दोनों का हत्या भी कर दिया गया, और दोनों का हत्या करने के बाद फुलवारी से उठा करके गाड़ी को गांधी मैदान तक पास ले आकर के रख दिया गया, जहां तक उस समय की कहानी उभर के आई थी। दूसरा चीज, उसके बाद इस केस में, क्योंकि गौतम जी के तरफ से उनके पिता या उनके फादर, उनके परिवार के लोग विदेश में रहते थे, तो गौतम की तरफ से कोई भी इस केस में इंटरेस्टेड नहीं था, ज्यादा कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन शिल्पी के पिताजी और शिल्पी के भाई काफी इंटरेस्टेड थे। उन्होंने कुछ दिनों तक केस भी लड़ा। फिर पता चलता है कुछ दिनों के बाद, हमको लगता है कि साल 2 साल के बाद, शिल्पी के भाई का भी अपहरण हो गया और साई का भाई का अपहरण हो गया। रिपोर्ट भी थाना में दर्ज हुआ। 2 दिन के बाद वो वापस आए। वापस आने के बाद उनके शिल्पी के भाई भी जो थे, वो भी अब इस केस से ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखने लगे, सरेंडर बोल दिए। और जा करके देखिए कि दोनों एक बड़ा ही निर्मम हत्या के साथ
कहानी इन लोगों का खत्म हो गया। उस समय का पूरा बिहार, मतलब सत्ता के विपक्ष में सारे लोग एकत्र होकर इसका विरोध किए थे, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया, जो निर्णय आया, वो सब कहानी पटकथा को समाप्त कर दिया। हुआ निर्णय ये कि भैया, 2 निर्दोष कम उम्र के बच्चा, 22 साल हमको लगता है, 23 साल शिल्पी की उम्र था और 27 साल के गौतम भैया थे। 97 का घटना है, दोनों का ये लीला समाप्त हो गया। तो हम निवेदन ये भी करना चाहेंगे अपने भाई बंधुओं से कि कभी भी जितने भी नौजवान हैं वो बहकने के साथ कभी भी गलत कदम किसी पॉलिटिशियन के साथ या किसी राजनीतिज्ञों के साथ कभी भी अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका के साथ उनका संबंध को प्रगाढ़ मत करें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा एक भोजपुरी में कहावत है कि चांद के रखवार कुकुर। आप ठीक है, आपकी वो प्रेयसी है, आपकी पत्नी है, जो भी हो, उनको अपने सम्मान रखिए, उनको दिल में रखिए, उनको जग जाहिर मत कीजिए, उनको लोगों के सामने मत प्रस्तुत कीजिए, वरना वही कहावत हो जाएगा जो उस समय का दर्दनाक घटना हुआ। तो कहीं ना कहीं हम सबों में भी गलती है, जिसका परिणाम हमारे माता पिता, भाई बहन, परिवार को भुगतना पड़ जाता है। हम लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में क्या करते हैं कि अपने परिवार को आगे क्यों लेके जाते हैं, गर्लफ्रेंड को मिलो। बहुत दर्दनाक घटना था, सोचे कि आप लोगों के बीच में हम साझा कर दें। और वैसे भी रह गया कि हमको थोड़ा सा याद दिया गया था। गौतम भैया से मेरा काफ़ी अच्छा संबंध था, बड़े भाई थे। उनकी ओपल एस्ट्रा कार जिससे वो चला करते थे, मैरून कलर की, बाद में पिक करके हमारे पुनाई चक में ही आई थी। पुनाई चक में अब नाम नहीं लेंगे कि कोई जो व्यक्ति खरीदे थे, तो इतना प्रगाढ़ संबंध। दूसरा चीज, उस समय जो हमारे थाना प्रभारी गांधी मैदान के थे, वो भी हमारे रिश्ते में हमारे काका लगते हैं, बड़े सम्मानित हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। राजकुमार कर्ण नाम था उनका। तो इस जानकारी को आप लोगों के बीच में हम साझा इसीलिए किए कि आप लोग भी सावधान रहें। बहुत बहुत